हाय एवरीवन। सो दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 1 डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। पार्ट नंबर 1 जो मेरा लास्ट खत्म हुआ था जब क्लास, तो मैंने ये स्क्रीन प्रेजेंट किया था ऑफ दिस क्वाइजर। बट जो पार्ट नंबर 2 था उसमें कुछ वीडियो के इशू होने के कारण आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अगेन। ठीक है, सो प्लीज बेयर विथ मी एंड अपने पार्ट नंबर 2 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अपना लास्ट पार्ट था मैंने फिनिश किया था इन टर्म्स ऑफ पे आउट रेशियो। कि पे आउट रेशियो अगर अपने को चेक करना है, विल हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड एंड द अर्निंग्स, कि डिविडेंड और अर्निंग्स में क्या रिलेशनशिप है, वेदर पे आउट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट और नॉट। स्टार्ट करें। सबसे पहला, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ईस्टर्न कंसोलिडेटेड इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल, determine whether or not a dividend discount model is the appropriate model to value ईस्टर्न कंसोलिडेटेड कॉमन स्टॉक। पूरा क्या अपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्लाई कर सकता है या नहीं अप्लाई कर सकता है ऑन दिस कंपनी। देखते हैं ट्रेंड। देखो थोड़ा उल्टा है, 2018 लास्ट में, 19 2020 20 21 2022 ईपीएस दिया हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है। एंड डिविडेंड पर शेयर इफ यू सी इट्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डिविडेंड पर शेयर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, नॉट डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट नहीं है, डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट है। पे आउट मतलब क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, अर्निंग्स। डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, अर्निंग्स। तो आप देखो जो आपका न्यूमरेटर है विच इज डिविडेंड, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड अर्निंग इज इंक्रीजिंग। ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट डिक्रीजिंग, राइट, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इज रिमेनिंग द कांस्टेंट। तो आपका पे आउट रेशियो इज व्हाट, इट्स गोइंग डाउन। तो अपने को पता करना है डीडीए मॉडल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर पे आउट रेशियो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वी शुड नॉट अप्लाई दी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। रीजन, कंपनी का कैपेसिटी कुछ और है डिविडेंड पेमेंट का, और कर कुछ और रहा है डिविडेंड पेमेंट। कैपेसिटी इज लाइक अर्निंग्स एंड डिविडेंड इज लाइक पर शेयर एक्चुअल कितना पे आउट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पे आउट रेशियो प्लीज चेक करो। 2018 2019 2020 21 22 का पे आउट रेशियो चेक करो। 2018 का इट्स 1.25 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 25%। 25% है। नेक्स्ट ईयर 1.25 डिवाइडेड बाई 5.4, 23% है। 1.25 डिवाइडेड बाई 5.85, it is 21.36%. Then 1.25 divided by 6.25, it's 20%. Next 1.25 divided by 7.5, इट्स 16%। देखा 25% से क्या हो गया रेशियो, 16%। जो पे आउट रेशियो है फ्रॉम 25% इट बिकेम हाउ मच, 16%। तो क्या अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल? नो। याद करने का ट्राई करो डीडीएम का कंडीशंस क्या था, कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कब अप्लाई होगा। सबसे पहला, द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड तो है। सेकंड था, डिविडेंड पॉलिसी शुड बी क्लियर एंड द डिविडेंड शुड बी लिंक्ड विद द अर्निंग्स। जैसे अर्निंग्स ग्रो हो रहा है वैसे आपका डिविडेंड भी इंक्रीज होना चाहिए, तो वैसा तो हो नहीं रहा है। थर्ड क्या था, कि दी वैल्यूएशन शुड बी डन फ्रॉम दी माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि डिविडेंड जो आपका अर्निंग्स के साथ लिंक नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे लोग क्या किया, CAGR कैलकुलेट किया, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट क्या हुआ कि आपका 2018 में योर डिविडेंड वाज $5 एंड हाउ मच इट बिकेम 7.5 इन हाउ मेनी ईयर्स, 1 2 3 4 4 ईयर्स के अंदर में। प्लीज ऐसा मत सोचना कि 5 ईयर्स में हुआ। अरे 5 ईयर्स में ग्रोथ कितने बार होगा, 4 ईयर ना। 5 ईयर में हाउ मेनी टाइम्स देयर विल बी अ ग्रोथ, 4 टाइम्स। तो 5 आपका हो जाएगा पीवी, कैलकुलेट करो प्लीज, क्लियर टीवीएम। 5 प्लस माइनस पीवी, 7.5 आई बाई वाई, सॉरी 7.5 एफ पी, 5 पीवी नेगेटिव, 7.5 इज एफ पी, एन विल बी 4, कंप्यूट आई बाई वाई, 10.668 पॉइंट्स। अर्निंग्स का CAGR इज 10.66%। डिविडेंड का CAGR इज 0। इसका मतलब डिविडेंड और अर्निंग्स का ग्रोथ रेट इज डिफरेंट, नॉट अप्लाई डीडीएम मॉडल, राइट। नेक्स्ट मॉडल क्या है, फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, देखो ये जो फ्री कैश फ्लो है नेक्स्ट रीडिंग में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है विच इज रीडिंग नंबर 21। बट यहाँ पे फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, एज अ शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी, कंपनी का डिस्क्रिप्शन के ऊपर में डिपेंड करता है वेदर द कंपनी वांट्स टू पे द डिविडेंड और नॉट। बट along with the dividend you are also eligible for the cash flow remaining with the company after making the investments, right? आप जो कंपनी को कैश दे रहे हो बाय बाइंग दी शेयर्स, कंपनी उस कैश को अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, बिजनेस में यूज कर रहा है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल जनरेट कर रहा है। But yes, company is doing certain expenditures also. Plus, company is doing certain capital expenditures also.
वर्किंग कैपिटल के लिए उनको पैसा चाहिए, वो सब सारा खर्चा वगैरह माइनस करके रिमेनिंग कैश फ्लो फ्री, फ्री कितना बचा मतलब कितना कमाया माइनस कितना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किया, रिमेनिंग फ्री कैश फ्लो बिलोंग्स टू हुम, रिमेनिंग फ्री कैश फ्लो बिलोंग्स टू हुम, तो बिलोंग करता है टू क्लासेस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एक वो आपका डेट होल्डर्स प्लस इक्विटी होल्डर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो पैसा बचा फ्री, जो कैश फ्लो बचा फ्री, अगर अपने इंटरेस्ट माइनस नहीं करे जो डेट को चुकाना है, अगर वो इंटरेस्ट माइनस नहीं करे तो बचा हुआ पैसा बिलोंग्स टू ऑल दी शेयर होल्डर्स, जैसे डेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी होल्डर्स, और अगर अपनी डिविडेंड माइनस कर दे ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दे, डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दे, डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दे, तो बचा हुआ पैसा किसको बिलोंग करता है, इक्विटी होल्डर्स को, जो नेट इनकम है minus all the capital expenditures working capital minus your interest payments minus your preference dividend, तो बचा हुआ पैसा अब जो जिसको अपने बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, जो रेसिडुअल इनकम है या रेसिडुअल कैश फ्लो किसको बिलोंग करता है, इक्विटी होल्डर्स को बिलोंग करता है, राइट। तो फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, बट ऑब्वियसली अपने इसको डिटेल में नेक्स्ट वाले रीडिंग में और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है जो कैश फ्लो का डेफिनेशन है, इट कैन बी डिविडेंड, जो डीडीएम मॉडल था। सेकंड इज फ्री कैश फ्लो, यार बचा हुआ पैसा कितना है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू दी इक्विटी होल्डर्स और दी शेयर होल्डर्स। कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अपने फ्री कैश फ्लो अप्लाई करेंगे, व्हाट आर दी सिचुएशंस और व्हाट आर दी कंडीशंस ऑन विच वी विल अप्लाई दी फ्री कैश फ्लो मॉडल। सबसे पहला कंडीशन है, एक, अगर अपने डीडीएम मॉडल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, और इफ इट इज हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड बट जो कैपेसिटी है कंपनी का डिविडेंड पेमेंट का वर्सेस जो एक्चुअल पे कर रहा है दैट इज डिफरेंट, जैसे इस वाले एग्जांपल में था कि जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड पेमेंट का, बट जो कैपेसिटी है विच इज दी अर्निंग वर्सेस जो डिविडेंड पे कर रहा है दैट इज व्हाट डिफरेंट, मतलब डिविडेंड लो पे कर रहा होगा, इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट अप्लाई दी डीडीएम मॉडल, आपको कौन सा मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, फ्री कैश फ्लो मॉडल। सेकंड, फ्री कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, फ्री कैश फ्लो शुड बी व्हाट पॉजिटिव, इसका मतलब जो कंपनी ने अर्न किया, कंपनी ने जो अर्न किया खर्चा वगैरह माइनस करके, माइनस जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल आपका इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल, उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वो सब सारा माइनस करके द कैश फ्लो रिमेनिंग शुड बी व्हाट पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हुआ, फ्री कैश फ्लो अगर नेगेटिव हुआ तो वी कैन नॉट अप्लाई दी फ्री कैश फ्लो मॉडल। रीजन, कोई भी आप नेगेटिव चीज को पुल करोगे, डिस्काउंट करोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आने वाला, बट द शेयर प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, अरे मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, राइट, मिनिमम वैल्यू हैज टू बी जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज वाई द फ्री कैश फ्लो जो खर्चा वगैरह माइनस करके आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वर्किंग कैपिटल वगैरह माइनस करके आएगा, इट शुड बी व्हाट पॉजिटिव होना, देन ओनली यू कैन अप्लाई द फ्री कैश फ्लो। थर्ड कंडीशन इज द वैल्यूएशन इज डन फ्रॉम द कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव और मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव, जो वैल्यूएशन होगा कंपनी का उसको किसको किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं अपने, मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव और कंट्रोलिंग स्टेक पर्सपेक्टिव। मानो देर इज अ कंपनी ए एंड देर इज अ कंपनी बी, कंपनी ए है और कंपनी बी है, कंपनी ए इज द एक्वायरर कंपनी, कंपनी बी इज द टारगेट कंपनी, क्या बोला, कंपनी ए जो है एक्वायरर है और कंपनी बी क्या टारगेट, तो कंपनी ए का मन है कंपनी बी को टारगेट करके एक्वायर करने का, और वहां पे वो कौन सा स्टेक ले रहा है, माइनॉरिटी या मेजर पर्सपेक्टिव या कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव, कंट्रोलिंग स्टेक ले रहा है, कंट्रोलिंग स्टेक ले रहा है मतलब 50% से ज्यादा का स्टेक ले रहा है। अगर 50% का से ज्यादा का स्टेक लेता है तो जो कंपनी का कैश फ्लोज है, कौन सा कंपनी का, कंपनी बी का, इसका एक्वायर कर रहा है, तो कंपनी बी का जो कैश फ्लोज है, क्या उस पे कंपनी ए अपने मन से डिसीजन ले सकता है क्या, किसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको नहीं करना, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज हैविंग व्हाट कंट्रोलिंग स्टेक ना इन द कंपनी, तो कंपनी ए जो कंपनी बी को एक्वायर किया एंड इट हैज टेकन अ कंट्रोलिंग स्टेक इन दैट कंपनी, इसका मतलब उसका जो कैश फ्लोज है कंपनी बी का, उस पर कंपनी ए का राइट है, एंड कंपनी ए कैन टेक अ डिसीजन हाउ टू रीडिप्लॉय दोज कैश फ्लोज, वो रीडिप्लॉयमेंट कैसे करे कैश फ्लोज को, कुछ प्रोजेक्ट से हटा के कुछ और अच्छा प्रोजेक्ट्स में लगाए, कोई नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स है या कोई प्रोजेक्ट जिसका प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लोज अगर कम है, ऑब्वियसली अपने और अच्छा प्रोजेक्ट्स में लगाए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो फ्री कैश फ्लो मॉडल कब अप्लाई हो सकता है, सबसे पहला चीज बोला, इफ द कंपनी डज नॉट हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, या अगर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है भी बट इट इज नॉट लिंक्ड विद द अर्निंग्स, कैपेसिटी और एक्चुअल में जो पे कर रहा है दैट इज डिफरेंट। सेकंड क्या बोला, फ्री कैश फ्लो शुड बी व्हाट पॉजिटिव। थर्ड इज व्हाट, द वैल्यूएशन इज डन फ्रॉम द मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब एक्विजिशन कर रहा है तुम कंपनी का, एंड यू आर हैविंग अ से, यार वो जो कैश फ्लोज है उसको कैसे आप रीडिप्लॉय या कैसे यूज करोगे, राइट। तो ये थ्री कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड टू अप्लाई दी फ्री कैश फ्लो। थर्ड इज रेसिडुअल इनकम, थर्ड क्या है, रेसिडुअल इनकम है।
अब जो रेसिडुअल इनकम अप्रोच है, ये एक्चुअली मैंने उस दिन लिखा था क्लास के अंदर में, ठीक, ऑब्वियसली स्क्वाइजर में भी दिया हुआ। हम्म, जो रेसिडुअल इनकम अप्रोच है, विच इज द थर्ड अप्रोच, विच इज द थर्ड अप्रोच, मतलब और थर्ड डेफिनेशन ऑफ द कैश फ्लो। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। रेसिडुअल का इनकम, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। अब बचा हुआ क्या? तो देखो, एक होता आर ओ ई, एक होता आर ई, एक होता आर ओ ई, एक होता आर ई। आर ओ ई का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल रिटर्न अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आर ई इज मीन्स देयर रिक्वायर्ड रिटर्न। तुमको कोई कंपनी से चाहिए 10%, कोई कंपनी से चाहिए, मैंने बोला दैट इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न, तो आर ई से 10%। आर ओ इज की कंपनी ने कितना अर्न करके दिया, दैट इज से 14%। आर ओ ई का कैलकुलेशन कैसे होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाई बिगनिंग शेयर होल्डर्स फंड। नेट इनकम डिवाइडेड बाई बिगनिंग शेयर होल्डर्स फंड। देखो कितना बार कैलकुलेशन में अपने एवरेज शेयर होल्डर्स फंड भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बट नेट इनकम डिवाइडेड बाई बिगनिंग शेयर होल्डर्स फंड विल गिव यू व्हाट? आर ओ ई। मान लो कंपनी ने अर्न किया 14%, वेयर एज आपका रिक्वायर्ड रिटर्न था 10%, तो कंपनी ने एक्सेस अर्न किया कि नहीं? यस। कितना एक्सेस? 4%। 4% किस पे? बुक वैल्यू पे। किस पे? बुक वैल्यू पे। तो वो क्या बना आपका? रेसिडुअल। क्या बना? रेसिडुअल इनकम। ऑब्वियसली अब जो रीडिंग नंबर 22 है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग, तो कमिंग वाले चैप्टर्स के अंदर में रेसिडुअल इनकम को लेके भी देयर इज अ सेपरेट रीडिंग इटसेल्फ, तो वहाँ पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि रेसिडुअल इनकम वगैरह का कैलकुलेशन कैसे होगा। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ टच बेस करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच द कंपनी हैज अर्नड वर्सेस व्हाट वाज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स। उसका गैप इज व्हाट द रेसिडुअल। अब अपने अप्लाई कब कर सकते हैं रेसिडुअल इनकम को? कब अपने अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला, इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड। मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट वाला अप्रोच था डीडीएम, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर फ्री कैश फ्लो क्या है? नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो क्या है? नेगेटिव है, तो आप फ्री कैश फ्लो अप्रोच भी यूज नहीं कर सकते हो। तो बचा हुआ मॉडल का कौन सा यूज करना है? रेसिडुअल इनकम। बट वेट, रेसिडुअल इनकम जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? आरओई। आरओई कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला? नेट इनकम डिवाइडेड बाय बिगनिंग शेयर होल्डर्स फंड। ये नंबर्स आ कहाँ से रहा है? ये सारे नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं? दिस नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर कर रहा है? मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट हैज अ डिस्क्रिशन, समझ गया ना? विंडो ड्रेसिंग कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। विंडो ड्रेसिंग अगर करेगा, तो क्या आपको लगता है आरओई आपका करेक्ट कैलकुलेट होगा या रॉन्ग? ऑब्वियसली देयर विल बी अ बायस, देयर विल बी अ बायस ऑन आरओई। इसका मतलब रेसिडुअल इनकम तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो और या तभी आप अप्लाई कर सकते हो इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर व्हाट? फ्री फ्रॉम एरर, और इट शुड बी व्हाट? ट्रांसपेरेंट। आरओई जो रेसिडुअल इनकम के अंदर में अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी व्हाट? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एंड ऑल्सो इट शुड बी व्हाट? फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल। तभी आप रेसिडुअल इनकम अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो एप्लीकेशन के लिए क्या बोला? इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, इफ द एफसीएफ इज व्हाट? नेगेटिव, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी अकाउंटिंग, यू कैन अप्लाई द रेसिडुअल इनकम अप्रोच। क्विकली ट्राई करो रिकैप करने का। डीडीएम मेथड कब अप्लाई कर सकते हो? इफ द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, इफ द बोर्ड हैज अ क्लियर डिविडेंड पॉलिसी एंड डिविडेंड इज लिंक्ड टू द earnings। नेक्स्ट, वैल्यूएशन इज डन फ्रॉम द माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव। जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा माइनॉरिटी। फिर आपका एफ सी एफ एफ, एफ सी एफ एफ अप्रोच कब अप्लाई कर सकते हो? इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड। अगर है भी तो वेरी लो। जो डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड पेमेंट इज वेरी लो, मीन्स कैपेसिटी is not matching with actual dividend. FCF needs to be what? Positive. Valuation is done from the controlling perspective. Third is residual income. If the company does not have a track record of dividend, FCF is what? Negative. If the financial statement are transparent and free from any accounting, right? देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या आपका स्क्वाइजर के अंदर में रिलेटेड? ये हो गया फ्री कैश फ्लो, रेसिडुअल इनकम, अभी नहीं है। नेक्स्ट एलओएस में मूव कर रहा हूँ, विच इज एलओएस नंबर बी। नेक्स्ट एलओएस में मूव कर रहा हूँ, एलओएस नंबर बी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो पार्ट नंबर 2, एलओएस नंबर बी। सबसे पहला सिंगल पीरियड मॉडल, फिर अपने डिस्कस करेंगे 2 पीरियड, फिर मल्टी पीरियड, उसके बाद इन्फिनाइट पीरियड। स्टार्ट करते हैं सिंगल पीरियड मॉडल। सिंगल पीरियड मॉडल, 2 पीरियड, मल्टी पीरियड, एवरीथिंग वाज देयर इन योर लेवल 1। इक्विटी में अपने एक चैप्टर होता था वैल्यूएशन, जो लास्ट वाला चैप्टर होता है, याद आ रहा होगा, बहुत सारा कैलकुलेशन रहता था। इन दैट वी यूज टू डिस्कस अबाउट द सिंगल पीरियड, 2 पीरियड एंड मल्टी स्टेज मॉडल। देखिएगा, सिंगल पीरियड,
सिंगल पीरियड का मतलब क्या हुआ, दैट यू आर होल्डिंग द स्टॉक। आपका जो एचपीआर होल्डिंग पीरियड, आपका जो एचपीआर होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं, तो जो होल्डिंग पीरियड आपका दैट इज फॉर वन पीरियड, इट कैन बी फॉर 6 मंथ्स, इट कैन बी फॉर 1 ईयर, इट कैन बी 2 ईयर। ठीक है, तो आपका जो पीरियड है, जो सिंगल पीरियड है, दैट इज फॉर व्हाट, सिंगल पीरियड इन्वेस्टमेंट। बोलो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दैट। मानो आपने आज स्टॉक बाई किया, स्टॉक बाई किया एट P0 $100 पे, ठीक है, इतना पे आपने बाई किया। जो आपको स्टॉक डिविडेंड दे रहा है नेक्स्ट ईयर में, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड देगा D1, दैट इज $10, ठीक है। एंड जब शेयर बेचेगा तो उससे मिलेगा आपको बेच के 110, कितना, 110 मिलेगा। क्या बोला, डिविडेंड जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड है दैट इज $10, और प्राइस जो नेक्स्ट ईयर आप बेच के मिलेगा आपको शेयर का, दैट इज 110। जो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है, जो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है दैट इज 10% फ्रॉम द स्टॉक, दैट इज 10% फ्रॉम द स्टॉक। गुड, आज के दिन उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 0। तो D1 इज 10, P1 शेयर बेच के 110, RE इज 10%, रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है। तो आज आप कितना पे करना चाहोगे, व्हाट विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो भी कैश फ्लोज आपको मिल रहा है फ्यूचर में, उसका क्या, प्रेजेंट वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू P1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 प्लस टू द पावर। तो D1 आपका 10, P1 इज 110 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट द पावर 1। तो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, 109.09, 109.09। मतलब ये दाम होना चाहिए, ये दाम क्या होना चाहिए शेयर का, 109.09। दाम कितना चल रहा है आज के दिन, दाम कितना चल रहा है, सी इंट्रिंसिक वैल्यू स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, बिकॉज 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया, और आज दाम चल रहा है 100, तो शेयर को बाई करे कि नहीं, पूरा होना चाहिए 109 और चल रहा है 100, ऑब्वियसली बाई करो। स्टॉक इज व्हाट, अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड, राइट। P0 इज लेस देन IV0, तो आज का दाम क्या है, कम है एज कंपेयर टू जो होना चाहिए, अंडर वैल्यूड। यू शुड गो व्हाट, लॉन्ग, आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए शेयर, राइट। नेक्स्ट, ये सिंगल पीरियड था। नेक्स्ट यू हैव टू पीरियड मॉडल, टू पीरियड। सेम सम को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, 0 1। फर्स्ट ईयर आपको मिल रहा है डिविडेंड विच इज D1 $10। नेक्स्ट ईयर आपको डिविडेंड मिल रहा है D2 से 11, ठीक है। और D2 आपका जो टू पीरियड मॉडल क्या हुआ कि आप 2 साल तक होल्ड कर रहे हो, या टू पीरियड होल्ड कर रहे हो। P2 विल बी 110, तो आपको $10 मिलेगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको डिविडेंड मिलेगा $11 प्लस शेयर बेच के मिलेगा आपको कितना, 110। आपका RE कितना है, 10%। गुड, आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दी इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑफ टुडे। इट इज ऑल्सो इजी, $10 को आप पुल कर लो, और यहाँ पे आपका टोटल कैश फ्लो कितना है, 121, को भी क्या कर लो, आज पुल कर लो एट 10%। तो आज के दिन क्या निकल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू स्टैंडिंग एज ऑन टुडे विल बी D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE टू द पावर 1 प्लस D2 प्लस क्या, P2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का स्क्वायर। तो D1 is 10 divided by 1.10 plus D2 is 11 plus P2 is 110 divided by 1.10 का स्क्वायर। तो 10 divided by 1.1, STO1 121 divided by 1.1, 109.09, 109.09। ठीक है, इसको आप कैश फ्लो मोड से भी कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट बाय कैश फ्लो मोड ऑल्सो। नेक्स्ट हम ले रहा हूँ कैश फ्लो मोड भी बता दूंगा। थर्ड, टू पीरियड हो गया, फिर आपका मल्टी पीरियड। मल्टी पीरियड मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 years वी विल टेक से 4 years 5 years।
आपको क्या करना है, सिर्फ ये सेम फॉर्मूला को फर्दर एक्सटेंड करना है। मान लो 4 ईयर का समय, मान लो 4 ईयर का समय 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 ईयर का समय, D1 दिया हुआ है आपको सम में $10, D2 दिया हुआ है फिर 10.5, D3 दिया हुआ है 11 और D4 है 11.5, और आप बेच रहे हो शेयर को एट 115, ठीक है। 115 पे आप बेच रहे हो। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%। बोलो आज के दिन शेयर का दाम कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो क्या हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल स्क्वायर प्लस D3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल क्यूब प्लस D4 प्लस क्या मिल रहा है आपको P4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE टू द पावर, राइट। अब ये मत सोचना यार ये P4 आया कैसे, तो मैंने अपने मन से लिया, अपने नेक्स्ट सम में करेंगे P4 आया कैसे, बट एक्चुअली होता क्या है P4, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द रिमेनिंग कैश फ्लोज इन द फ्यूचर। अरे जो भी प्राइस आ रहा है P4 वो क्या हुआ एक्चुअली, जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज आता, शेयर बेच के आता है उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू। जैसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू आज निकाल रहे हो, यू आर टेकिंग व्हाट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन द फ्यूचर, तो ये P4 भी वैसे ही आया होगा, या जो भी कैश फ्लोज और फिफ्थ या सिक्स या सेवंथ ईयर वगैरह आने वाला है उसका क्या फ्यूचर वैल्यू को अपने क्या कर रहे हैं आज पीवी कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। चलो यहाँ पे कैश फ्लो मोड यूज करेंगे, लेट्स यूज कैश फ्लो मोड हियर। कैश फ्लो सेकंड क्लियर वर्क, तो देयर इज अ बटन CF सेकंड CEC, फिर कैश फ्लो इंटर एरो डाउन, CF0 आ रहा होगा आपको, CF0 इंटर एरो डाउन C01, तो C01 इज $10, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, 2 टाइम्स एरो डाउन D2, C02 आपका 10.5, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C03 11, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C04 11.5 प्लस 115, ठीक है, क्योंकि दोनों कैश फ्लोज है ना, इंटर एरो डाउन। प्रेस एनपीवी, एनपीवी प्रेस करिए, आई पूछ रहा है, आई बाई डिफॉल्ट 0 दिख रहा होगा, यू हैव टू टाइप 10, 10 डालो, इंटर एरो डाउन, एनपीवी बाई डिफॉल्ट 0 दिखा रहा होगा, यू हैव टू प्रेस कंप्यूट, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है विच इज एनपीवी हियर 112.43, 112.4, राइट। ये चीज याद रखना, D1 जो होता है, D1 आई कैन राइट D0 इंटू 1 प्लस D, D2 आई कैन राइट D1 इंटू 1 प्लस D, और D0 इंटू 1 प्लस D का होल स्क्वायर, अगर ग्रोथ रेट सेम है तो, दोनों ईयर का ग्रोथ रेट अगर सेम है तो, राइट। कि D1 क्या हो गया लास्ट ईयर का डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, D2 क्या हो गया D1 जो लास्ट ईयर का डिविडेंड था उस पर ग्रोथ रेट, या D0 जो आपका 1 साल पहले 2 साल पहले का जो डिविडेंड था इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट क्या है सेम है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, D3 विल बी D2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, और D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट का क्यूब, ऐसे करते चलते रहेगा। लेवल 1 में भी ये चीज रहता था आपका। तो यहाँ पे तो क्या था, मैंने ऑलरेडी आपको कैश फ्लोज दे दिया था अपने मन से, हो सकता है आपको सम में D0 दिया हुआ रहेगा, सम में देगा D0 और ग्रोथ रेट दे देगा आपको, ग्रोथ रेट हो सकता है एक दे देगा दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, तो D0 जो देगा उस पर 5% अप्लाई करोगे 1 प्लस 05 D1 आ जाएगा, फिर D1 पे 1.05 मल्टीप्लाई करोगे तो D2, वैसे D3 D4, वैसे करके आपको ग्रोथ रेट अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई करके यू विल गेट डिविडेंड 1 2 3 एंड 4 तो मिलते जाएगा। ये था अपना मल्टी पीरियड। तो एक काम करते हैं सम्स में देखते हैं स्क्वाइजर में क्या सम्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर अ 1 पीरियड DDM। Buy best shares are expected to pay a dividend at the end of the year of 1.25। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू पे, पूरा पेमेंट करने का एक्सपेक्टेशन है। दिस इज योर D0 या D1। D0 क्या होता है आपका करंट ईयर डिविडेंड, या डिविडेंड जस्ट जो डिविडेंड पे किया दैट इज फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। ये सब टर्म्स याद आ रहा होगा, लेवल 1 में रहता था काफी जोर से, डिविडेंड पेड फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, अभी जस्ट पे किया है या लास्ट ईयर पे किया, उसको अपने बोलते हैं D0। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, तो दिस विल बी योर D1।
1.25. The analyst estimates the required return to be 8%. RE is your 8%. And the expected price at the end of the year to be 28. So 28 क्या हो गया? P1. The current price is 26. Calculate the value of the shares today and determine whether the best buy is overvalued, undervalued or properly valued. तो आज का दाम दिया हुआ और क्या करो आप कैलकुलेट करो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यू हैव टू कमेंट. इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत इजी है यहाँ पे. D1 प्लस P1 एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है 28 और D1 क्या है 120 1.25. 1.25 प्लस 28 डिवाइडेड बाई व्हाट RE 1.08. तो शेयर का दाम होना चाहिए क्या 27.08 और दाम चल कितना रहा है 26. तो सस्ता चल रहा है. इंट्रिंसिक वैल्यू शुड बी 27.08 एंड करंट मार्केट प्राइस इज 26. तो सस्ता चल रहा है. तो क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है. लेट्स बाय दिस स्टॉक. नेक्स्ट 2 पीरियड DDM. कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर अ 2 पीरियड DDM. 2 पीरियड है. Machines Unlimited shares are expected to pay dividend of 1.55 and 1.72 at the end of each of the next 2 years. D1 दिया 1.55, D2 दिया 1.72. The investors expect the price of the shares at the end of this 2-year holding period to be 42. This is actually your P2. इसको भी अपने कैश फ्लो मोड से यूज करेंगे. ठीक है. CF1 CF2. CF1 क्या है यहाँ पे 1.55. CF2 क्या है या C02 क्या है 1.72 प्लस व्हाट 42. 1.72 प्लस व्हाट 42. जब अपना C02 आ जाएगा फिर NPV कैलकुलेट कर लेंगे. I by Y दिया 14%. कैलकुलेट दी करेंट वैल्यू ऑफ द मशीन्स अनलिमिटेड. चलिए आइए कैश फ्लो मोड. कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क. कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क. तो कैश फ्लो में जाओ फिर वापस से इंटर एरो डाउन. C01 इज 1.55. इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन. C02 इज 1.72 प्लस 42. इंटर एरो डाउन. NPV हैव टू प्रेस NPV. आई पूछ रहा है कितना 14. इंटर एरो डाउन. कंप्यूट $35. तो करंट मार्केट प्राइस करंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 35. देन यू हैव मल्टी पीरियड काफी सारा टाइम यहाँ पे रहेगा. ईयर्स रहने वाला है. एग्जाम्पल Reliable Motor shares are expected to pay dividend of 1.5, 1.6 and 1.75 at the end of the each next 3 years respectively. बोर्ड next 3 years तक 1.5, 1.6, 1.75 रहने वाला है. The investors expect the price of the shares at the end of this 3-year holding period to be 54. मतलब P3 हो गया ये आपका. P3 कितना 54. The investors required rate of return is 15%. Calculate the current value. Again क्या करना है कैश फ्लो मोड. CF1 CF2 CF3 और अपने NPV कैलकुलेट करेंगे एट I by Y ऑफ 15%. अरे CF सेकेंड क्लियर वर्क. कैश फ्लो मोड इंटर एरो डाउन. C01 is 1.5. इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन. C02 1.6. इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन. C03 1.75 प्लस 54. इंटर एरो डाउन. NPV I is 15. इंटर एरो डाउन. कंप्यूट 39.17. तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया 39.17. ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है. इस पे आते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है मॉडल क्विज 20.1. रिस्टोरेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रोथ स्टॉक दैट हैज नेवर पेड अ डिविडेंड. बोलो ये ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोइंग है. ठीक है. रिस्टोरेशन सॉफ्टवेयर और अभी तक कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है. नेवर पेड अ डिविडेंड. फ्री कैश फ्लो इज फोरकास्टेड टू बी नेगेटिव फॉर द नेक्स्ट 5 years. मतलब नेक्स्ट 5 years तक फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहने वाला है. सबसे पहला क्या आपने अपने DDM और FCF मॉडल लगा सकते हैं क्या? नो, बिकॉज कंपनी डज नॉट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड. डज नॉट हैव मतलब कभी पे किया ही नहीं है. अगर बाई चांस ऐसा होता, बोलता कि कंपनी पहले डिविडेंड देता था, बीच में 2-3 years डिविडेंड नहीं पे आउट किया, देयर इज अ सस्पेंशन फॉर जस्ट 2-3 years. इन दैट सिनेरियो कैन वी अप्लाई द DDM? यस, DDM तब अपने लगा सकते अगर सस्पेंशन रहता 2-3 साल का. बट यस, कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड. कोई भी रीजन से 2-3 साल डिविडेंड पे नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है. बट यहाँ पे पूरा कभी डिविडेंड पे ही नहीं किया. और FCF क्या है यहाँ पे नेगेटिव बिकॉज ऑफ रिस्टोरेशन एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान. मतलब बहुत ज्यादा कैपेक्स वगैरह इनकर किया. बिकॉज ऑफ दैट कंपनी इज हैविंग व्हाट नेगेटिव फ्री कैश फ्लो. Restoration has always received an unqualified opinion from its auditors. Unqualified मतलब there is no problem and is generally considered to have a high quality earnings.
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वैल्यू रिस्टोरेशन? ऑब्वियसली रेसिडुअल इनकम मॉडल लगाएंगे, डीडीएम लगेगा नहीं, फ्री कैश फ्लो मॉडल लगेगा नहीं, बचा क्या? रेसिडुअल। और यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लियर है, और जो ऑडिटर्स है वो क्या दे रहा है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, एंड हैविंग अ हाई क्वालिटी अर्निंग्स। रेसिडुअल हाई क्वालिटी अर्निंग्स क्या हुआ? मतलब एक्सेस प्रोविजंस वगैरह नहीं कर रहा है, जबरदस्ती अंडर अक्रूवल ओवर अक्रूवल वगैरह नहीं कर रहा है, बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट? ट्रांसपेरेंट। तो रेसिडुअल इनकम मॉडल कैन बी अप्लाइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, सबसे फेवरेट, लेवल 1 में भर भर के सम्स रहता था गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से, याद होगा, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज अपने डिस्कस कर लिए। सिंगल पीरियड डिस्कस कर लिए, 2 पीरियड डिस्कस कर लिए, मल्टी पीरियड डिस्कस कर लिए। अब क्या अपना इन्फिनाइट पीरियड। नेक्स्ट इज व्हाट? इन्फिनाइट पीरियड। आज अपने डिस्कस करेंगे इन्फिनाइट पीरियड के अंदर में नो ग्रोथ और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ, नो ग्रोथ और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ। सबसे पहला इन्फिनाइट पीरियड के अंदर में केस 1 कांस्टेंट ग्रोथ ले रहा हूं मैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? नो ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? नो ग्रोथ इन द डिविडेंड। नो, देयर इज अ ग्रोथ इन द डिविडेंड, मतलब डिविडेंड ग्रो तो कर रहा है बट एट अ कांस्टेंट रेट। मान लीजिए जो कंपनी का डिविडेंड है दैट इज से $10, ठीक है? जो कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया दैट इज व्हाट? $10। और एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग ईयर्स में जो है दैट डिविडेंड विल ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5%। मतलब D0 इज से $10 और उसके बाद कंपनी कितना डिविडेंड किस रेट से कंपनी का डिविडेंड ग्रो कर रहा है? 5% करके, विच इज कांस्टेंट। तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1.05, उसके बाद 10 इंटू 1.05 इंटू 1.05, उसके बाद 10 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, राइट? तो मैंने क्या किया? लास्ट ईयर का डिविडेंड लिया, उसके बाद 5% करके मैं ग्रो करवा रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग फर्स्ट ईयर 5%, उसके बाद 6%, उसके बाद 7, उसके बाद 8। वहाँ पे अलग अलग ग्रोथ रेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉन्स्टेंट ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट है दैट इज ए कांस्टेंट। क्या चीज का ग्रोथ? डिविडेंड का। क्या चीज का ग्रोथ? डिविडेंड का। इंपॉर्टेंट। अगर आपको सम्स में अर्निंग्स का ग्रोथ रेट देता है, अर्निंग्स का ग्रोथ रेट, ये अर्निंग्स का ग्रोथ रेट इज 7%, वेयर एज डिविडेंड का ग्रोथ रेट इज 5%। तो अपने जब फॉर्मूला लगाएंगे कांस्टेंट ग्रोथ का, जो अपने को पता है लेवल 1 से, कि यह जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे कैसे निकलता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर में? एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। तो जो ग्रोथ रेट लेगा ना, तुम ग्रोथ रेट डिविडेंड का लेगा या अर्निंग्स का? डिविडेंड का। किसका? डिविडेंड का। याद रखना ये चीज, जो ग्रोथ रेट लेना है विल हैव टू टेक व्हाट? डिविडेंड का ग्रोथ रेट, नॉट दी अर्निंग्स। हाँ, अगर डिविडेंड का ग्रोथ रेट नहीं दिया है बाई चांस हमने, देन यू कैन टेक व्हाट? अर्निंग्स का ग्रोथ रेट। अगर तुम अर्निंग्स का ग्रोथ रेट ले रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिविडेंड, व्हाट आर यू अज्यूमिंग? व्हाट आर यू अज्यूमिंग? योर असम्पशन इज जो पे आउट रेशियो है ना दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो, डी डिवाइडेड बाई पी, डी डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, दिस इज डिविडेंड डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, डीपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, ठीक है? अगर अर्निंग्स का ग्रोथ 5% है तो डीपीएस भी अगर 5% ग्रो कर रहा है, इसका मतलब पे आउट रेशियो क्या है? कांस्टेंट। बिकॉज देखो, ये क्या है? पे आउट रेशियो ही तो है। ये क्या है? पे आउट रेशियो है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, अगर 5% आपको डिविडेंड का सेपरेटली दिया तो प्लीज आप वो यूज करिएगा, नहीं है देन यू कैन यूज व्हाट? अर्निंग्स का ग्रोथ रेट। इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। इनफिनाइट पीरियड, ठीक है? इनफिनाइट पीरियड, इसका मतलब क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टुडे नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, उसके बाद D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर, प्लस D3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई का क्यूब, प्लस डॉट 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 टू क्या? इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, राइट? इन्फिनिट पीरियड है ना। अरे ऐसे भी तो क्या इक्विटी का कोई वो होता है क्या? मेच्योरिटी? नो, शेयर्स का थोड़ी मेच्योरिटी होता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का देयर कैन बी अ मेच्योरिटी। वो अगर इन्फिनिट पीरियड है विद अ कांस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ रेट क्या है? कांस्टेंट से 5% करके ग्रो कर रहा है, तब आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये इक्वेशन, इसको अपने सॉल्व कैसे करें, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फाइनली फॉर्मूला में जाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू एज ऑन। ये एक्चुअली है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज क्या होता है?
ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए इज योर फर्स्ट टर्म, आर इज योर कॉमन रेशियो, आर इज योर कॉमन रेशियो। आर इन केस ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई व्हाट? प्रीवियस टर्म। ठीक है, सबसे पहला हाँ, सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है? सम ऑफ जीपी सीरीज इज a divided by 1 minus r. A is your first term, r is your common ratio, which is next term divided by previous term. और जीपी सीरीज होता है a divided by 1 minus r. अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ by taking all this figures. ठीक है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है? d1 divided by 1 plus re. a क्या हो गया? d1 divided by 1 plus re. ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर 1 minus r, r क्या हुआ? कॉमन रेशियो। तो नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट टर्म इज d2 divided by 1 plus re का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म इज d1 divided by 1 plus re, d1 divided by 1 plus re। d2 को कैन आई राइट d1 into 1 plus re, सॉरी 1 plus g। d2 को क्या मैं लिख सकता हूँ? d1 into 1 plus g। ये क्यों बदमाशी कर रहा है? d2 को आई कैन राइट d1 into 1 plus g, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर ई और ये स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? आर फाइनली 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। इज इट फाइन? तो लिखूंगा मैं 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस। इफ आई सॉल्व दिस क्या आने वाला? d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर ई माइनस 1 माइनस जी एलसीएम डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, 1 प्लस आर ई 1 प्लस आर ई गया, 1 गया, बचा क्या? d1 डिवाइडेड बाई आर। याद होगा यही मैंने बोला था कि गॉर्डन ग्रोथ के हिसाब से, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जीजीएम और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी इक्वल टू डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई आर ई माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस व्हाट? ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। रिक्वायर्ड रिटर्न डिवाइडेड बाई, सॉरी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाई आर ई माइनस d1 को आई कैन राइट d0 into 1 plus g, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। राइट, ये सेम फॉर्मूला आपका रहता था लेवल 1 के अंदर में भी। इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे क्या होना चाहिए? या नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिटर्न टोटल माइनस व्हाट? ओके, अब देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल और सर्टेन अजम्पशंस। सबसे पहला जो d1 है, वो क्या है आपका? एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। गलती से कोई करंट ईयर का डिविडेंड मत ले लेना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर। सेकंड, आर ई हैज टू बी ग्रेटर देन जी। क्या बोला? आर ई जो होगा वो ग्रोथ रेट से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ, रिक्वायर्ड रिटर्न ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा होगा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। इफ आर ई इज लेस देन ग्रोथ रेट, तो जी अगर ज्यादा है तो माइनस होगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ओवरऑल वैल्यू विल बिकम माइनस। बट कैन दी शेयर वैल्यू बी माइनस? शेयर का दाम नेगेटिव हो सकता है क्या? नो, मिनिमम क्या होगा? जीरो, उससे कम थोड़ी हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो आर ई हैज टू बी व्हाट? ग्रेटर देन जी। थर्ड, ग्रोथ रेट कैन बी नेगेटिव। ग्रोथ रेट कैन बी नेगेटिव। क्या ग्रोथ रेट नेगेटिव हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? मानो कंपनी जो प्रीवियसली डिविडेंड पे कर रहा था, दैट वाज से $10। करंट ईयर में डिविडेंड पे किया $8। प्रीवियसली डिविडेंड पे किया $8, करंट ईयर में डिविडेंड पे किया $8। अगर तुमको बोलेगा यहाँ पे ग्रोथ रेट निकालो, इट विल बी नेगेटिव, तुम क्या करेगा? 8 डिवाइडेड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। तो ग्रोथ रेट क्या आने वाला है यहाँ पे? नेगेटिव। ग्रोथ रेट क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। राइट, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव हुआ, यहाँ पे समझ रहे हैं ना? इफ दिस ग्रोथ इज नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इफ जी इज नेगेटिव तो ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव 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 क्या? प्लस। ग्रोथ रेट क्यों नेगेटिव हो सकता है? मान लो कि कंपनी हो सकता है सस्पेंड कर दिया होगा ऑपरेशंस फॉर 2 इयर्स, उसके बाद डिविडेंड पे आउट किया। 2 साल पहले डिविडेंड जो पे कर रहा था दैट वाज $10, अब कितना पे किया? $8। तो ग्रोथ रेट नेगेटिव हो सकता है। बट यस, ग्रोथ रेट शुड नॉट बी हायर देन एवरेज।
जो आपका ग्रोथ रेट है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट है, वो रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ रेट होगा हैज़ टू मैच, जनरली हैज़ टू मैच विद द इंडस्ट्री और द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। जो ग्रोथ रेट होगा ना लॉन्ग टर्म के अंदर में, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ ले रहे हैं अपने, क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ग्रोथ ले रहे हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ से 5% हमेशा के लिए। अब ये जो 5% है, ठीक है, दिस इज जनरली, और दिस कैन बी जनरली द इंडस्ट्री का ग्रोथ और जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। आई कैनॉट टेक यार जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी से 5% और मेरा डिविडेंड ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 7-8%, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। यार आपका जो ग्रोथ रेट है दैट इज हायर देन द कंट्री का, आपका मतलब यहाँ पे कंपनी, राइट, ऑलरेडी आपका जो ग्रोथ रेट है वो हो सकता है इनिशियली हाई रहा होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म इट शुड गो टूवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी और इंडस्ट्री का। ये इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है यहाँ पे, आपको क्या करना है, करंट ईयर का डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई माइनस, यहाँ पे अपना कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए सम देखते हैं स्क्वाइजर के अंदर में क्या बोल रहा है, कैलकुलेटिंग द वैल्यू विद द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। डाउन अंडर फाइनेंशियल रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ 1.8, रिसेंटली पेड, एक्सपेक्टेड नहीं बोल रहा है, रिसेंटली डिविडेंड पे किया है, तो दिस इज डी जीरो या डी1, डी जीरो है ये 1.8। An analyst has examined the financial statement and historical dividend policy of Down Under and expects that the dividend rate will grow at a constant rate of 3.5%। पूरा कंपनी सॉरी जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट है वो कितना होने वाला है, जी 3.5%। The analyst also determines down under beta is 1.5, beta कितना है कंपनी का 1.5, RF is 4, expected return on the market portfolio is what 8। तो यहाँ पे अपनी RE कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कैन वी कैलकुलेट RE, यस, फ्रॉम द CAPM मॉडल, याद है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये तो मतलब किसको याद नहीं होगा, कितना बार लेवल 1 में ये सब आता था, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो RF कितना बोला, RF इज 4%, RM माइनस RF इज 8 माइनस 4, RM माइनस RF 4 इंटू बीटा कितना है 1 पॉइंट, तो 4 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10%, तो RE कितना हो गया 10%, राइट। कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ द डाउन अंडर शेयर, तो आज के दिन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, इट विल बी डी जीरो इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई RE माइनस, डी जीरो क्या हुआ आपका, ये दिया हुआ था 1.8, ग्रोथ रेट 3.5%, 1.035 डिवाइडेड बाई 0.10 RE माइनस ग्रोथ रेट 0.0, इट विल बी 1.8 इंटू 1.035 STO1 0.1 minus 0.03 STO2 RCL1 divided by RCL 28.66, 28.66, ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू या फंडामेंटल वैल्यू या शुड बी वैल्यू। क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ, यार इंट्रिंसिक वैल्यू कि क्या होना चाहिए कंपनी का वैल्यू, या फंडामेंटली फंडामेंटल वैल्यू क्या होना चाहिए, या शुड बी कितना दाम होना चाहिए शेयर का, 28.6, राइट, गॉर्डन ग्रोथ। उसके बाद है आपका नो ग्रोथ मॉडल, नेक्स्ट इज नो ग्रोथ। केस 1 था कांस्टेंट ग्रोथ, केस 2 नो ग्रोथ। नो ग्रोथ मतलब क्या होगा, यार कंपनी के पास हो सकता है कोई पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स है ही नहीं, कंपनी के पास इज नॉट हैविंग सम पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, तो यार कंपनी जो भी अर्न कर रहा है विच इज द ईपीएस, क्या करना चाहिए कंपनी को, वो जो पोटेंशियल नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स है उसमें लगाए पैसा, या डिविडेंड पे आउट कर दे शेयर होल्डर्स को। तो जो आपका पैसा आपने कंपनी को दिया और बोला कि कंपनी के पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट्स है ही नहीं, तो क्या कंपनी को डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए 100%, या वो नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा के शेयर होल्डर्स का वेल्थ को डिस्ट्रॉय करे, नहीं करना चाहिए, मतलब शेयर होल्डर्स वेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट द कंपनी का शेयर प्राइस। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट कंपनी शुड डू, इट शुड पे आउट 100% डिविडेंड, मतलब जो भी ईपीएस है वो होना चाहिए आपका डीपीएस, क्या बोला, जो भी अर्निंग पर शेयर है वो क्या होना चाहिए, डिविडेंड पर शेयर। तो अगर नो ग्रोथ है तो ऑब्वियसली योर ग्रोथ इज जीरो, इन दैट सिनेरियो ईपीएस नीड्स टू बी इक्वल टू व्हाट, डीपीएस, मतलब 100% पे आउट कर दीजिए, क्योंकि आप फालतू का पैसा रखोगे और शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्या होगा, डिस्ट्रॉय
बिकॉज अल्टीमेटली कोई पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट तो आपके पास, इन दैट सिनेरियो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई आर ई, ग्रोथ रेट इज जीरो ना, ये ग्रोथ रेट क्या हो गया, जीरो, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, और ईपीएस बाई डीपीएस, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि जो भी अर्न कर रहे हो वही आप डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, जो ही अर्न कर रहे हो वही क्या कर रहे हो, डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, तो ईपीएस या डीपीएस जो भी सम उसमें दिया हुआ रहेगा, अगर नो ग्रोथ डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड रेट, राइट। जैसे ये सेम सम अपना होता था प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी, अगर परपीचुअल प्रेफरेंस शेयर्स है जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड विल रिमेन फिक्स्ड, डिविडेंड कितना रहने वाला फिक्स, मान लो पार वैल्यू है परपीचुअल शेयर का, प्रेफरेंस परपीचुअल शेयर का 100, और वहां पे डिविडेंड बोल रहा है 6%, $6 करके मिलेगा, विच इज 6%, 100 पार वैल्यू है, $6 करके आपको मिलेगा, और रिक्वायर्ड रिटर्न है आपका से 10%, रिक्वायर्ड रिटर्न है 10%, तो बोला शेयर का दाम कितना होना चाहिए, लिख देता हूं मैं, फेस वैल्यू या पार वैल्यू है 100 $, फिक्स्ड डिविडेंड पे कर रहा है $6, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%, और आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, जो डिविडेंड पे कर रहा है डिवाइडेड बाई वाई 110, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना आएगा, $60, ये क्या होगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस विल बी व्हाट, इंट्रिंसिक, नो ग्रोथ के केस में। चलिए समझ सकते हैं अब यहाँ पे ओके, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड रेट परपीचुअल प्रेफर्ड स्टॉक, United Publishing has a fixed rate perpetual preferred stock outstanding with a dividend of 6%. तो डिविडेंड कितना दे रहा है, 6% बेस्ड ऑन द इशू एट अ पार वैल्यू ऑफ 100, तो कितना डॉलर हो गया, $6। इफ द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 9.5, कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा, $6, 6 डिवाइडेड बाई व्हाट, 9.5, इट विल बी 6 डिवाइडेड बाई 0.095, 63.156 157 63.15, राइट, इट विल बी 63.1, काफी इजी समय है। चलिए दैट्स इट, अपना इन्फिनाइट पीरियड के अंदर में नो ग्रोथ हो गया और कांस्टेंट ग्रोथ हो गया, नो ग्रोथ एंड कांस्टेंट ग्रोथ, एलियस नंबर सी बचा हुआ है जहाँ पे, सॉरी एलियस नंबर ई बचा हुआ है जहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने बात करेंगे लिमिटेशन और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का दी नेक्स्ट क्लास, और मल्टीपल ग्रोथ मॉडल भी अपने डिस्कस करने वाले, 2 स्टेज 3 स्टेज, राइट। इट वॉज वेरी इजी आज का क्लास, बिकॉज पार्ट नंबर 2 जो आपका पूरा का पूरा लेवल 1 से लिंक्ड है, पूरा का पूरा एज इट इज, कुछ भी नया नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ पार्ट नंबर 1 नया था, डीडीएम एफसीएफ रेसिडुअल इनकम के बीच का व्हाट, ठीक है।